साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ सोमवंशी। आप इस वक्त मेरे साथ मठाधीश.com पर हैं। आज मेरे साथ पूर्व न्यायाधीश जिसका करीब 25 वर्षों से अधिक का न्यायिक अनुभव रहा है। आप न्यायाधीश रहे हैं विभिन्न जनपदों में और भगवान कृष्ण जन्मभूमि मथुरा विवाद जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है उसमें आप एमिकस क्यूरी के पद पर नियुक्त किए गए हैं माननीय न्यायालय के द्वारा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप ये बताएंगे कि एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र क्या होते हैं और इनकी किसी भी केस में भूमिका क्या होती है। न्याय मित्र की नियुक्ति माननीय न्यायालय द्वारा की जाती है और ये दो प्रकार के न्याय मित्र होते हैं। एक तो कोई पक्ष जो उचित रूप से उसको न्यायालय में कोई जो है प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं रहता है तो उस संबंध में, और दूसरा एक न्याय मित्र की नियुक्ति होती है जो माननीय न्यायालय अपने सहयोग के लिए नियुक्त करती है। इस प्रकरण में हमारी नियुक्ति जो है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय को सहयोग करने के लिए जो है, असिस्ट करने के लिए जो है किया गया है। सर क्या जो न्याय मित्र होते हैं या ये कोर्ट के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है तो बाकी जो दोनों पक्ष होते हैं क्या उनकी भी ये मदद कर सकते हैं। न्याय मित्र की जो भूमिका दी हुई है इसमें प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय को सहयोग करने के लिए है जी ये नियुक्ति की गई है। और इस नियुक्ति के तहत जो है कि यहाँ इम्पार्शल न्याय मित्र होता है और उसको जो है किसी पक्ष के जो है सहयोग की भूमिका उन्हें नहीं निभा सकता। जी सर, भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा विवाद में एक शब्दावली का बड़ा प्रयोग हुआ, बहुत लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। ऑर्डर 7 रूल 11, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप समझाइए। आदेश 7 नियम 11 जो है सीपीसी में ये प्रावधान दिया गया है जिसके तहत वादों को जो है वाद के संबंध में जो है वाद निरस्त करने के लिए जो है ये प्रावधान दिया हुआ है। 7-11 का प्रावधान जो है जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके अनुसार जो है जब वाद न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं तो एक व्यवस्था होती है मुंसरिम जी जिला न्यायालय में। मुंसरिम जो है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो है एक व्यवस्था दी गई है, सिविल प्रोसीजर में ही जो है वो व्यवस्था दी गई है जिसमें मुंसरिम अपनी रिपोर्ट लगाता है। जी मुंसरिम रिपोर्ट लगाता है जिसमें कई एक बिंदुओं पर उसकी रिपोर्ट रहती है। न्याय शुल्क पर्याप्त है कि नहीं है, वाद चलने योग्य है या नहीं है, उस पर न्यायालय विचार करके उसकी पोषणीयता पे ये करके आदेश करती है। अब प्रस्तुत प्रकरण में जो किसी ये जो है लॉ से ये बार करता है या नहीं जो है, ये जो है विवाद जो है प्रस्तुत प्रकरण में जो है विपक्षी पक्ष द्वारा जो है उठाया गया जो है। और जो बिंदुओं पर चूंकि ये प्रथम दृष्टया ही इस चीज को देखा जाता है, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के व्यवस्था के अनुसार ये व्यवस्था दे दी गई कि नहीं किसी भी समय कोई भी मतलब ये जो है विपक्षी जो है इस बिंदु को उठा सकता है। इसके तहत जो है इस्लामिया मस्जिद और जो वक्फ बोर्ड के द्वारा जो है इस बिंदु को उठाया गया कि कुछ कानून के तहत जो है दावा चलने योग्य नहीं है और इसको निरस्त किया जाए। सर ये जो 18 वाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चल रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के, इनको ओरिजिनल सूट कहा जाता है और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं। तो जब ये ओरिजिनल सूट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्यों नहीं चल रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जो भी मूल वाद होते हैं
और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही चलते हैं और इसका क्षेत्राधिकार जो है सिविल जज सीनियर डिवीजन या सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास होता है। जी। ये जो है क्षेत्राधिकार का बिंदु भी जो है मूल्यांकन के ऊपर निर्भर करता है कि कितने मूल्यांकन का वाद है। ये जो वाद है सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ ही पोषणीय है और वहाँ चलने योग्य है। क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा का विषय था। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ये बिंदु आया और माननीय उच्च न्यायालय ने जो है इसको जो है अपने आदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में ही चलने के लिए सभी वादों को जो धारा 24 सीपीसी का प्रावधान है उसके तहत जो है अपने पास ही ले लिया और उसके तहत माननीय उच्च न्यायालय में इन वादों का विचारण हो रहा है। सर, एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस वाद के चलते हुए एक ऐसा मामला आया कि जिसमें एक एप्लीकेशन डाली गई और उसमें कहा गया ये प्लेंटिफ और कोर्ट के बीच का मामला है। तो ये जो तकनीकी शब्दावली है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि उसमें तो कई पार्टियां होती। हाँ, एक मुद्दा आया था, वो आदेश 1 नियम 8 के तहत जी। उस संबंध में ये मुद्दा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ और उसमें विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ये बिंदु उठाया गया कि इसका निस्तारण नहीं हुआ है और इसमें हमको आपत्ति का समय चाहिए। जी। तो उस पर जो है प्लेंटिव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि यह मामला जो है न्यायालय और प्लेंटिव के मध्य का है, इसलिए इसमें विपक्षी को जो है आपत्ति दाखिल करने का, हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। तो यही तथ्य जो है न्यायालय के समक्ष जो है उत्पन्न हुआ था और उसका अभी तक जो है निष्पादन नहीं हुआ है। सर, अब जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष के द्वारा आर्डर 7 रूल 11 के तहत जो एप्लीकेशन डाली गई थी उसको खारिज कर दिया है, तो इसके क्या मायने हैं? उसको खारिज होने का मतलब जो समझ में आ रहा है वो यही है कि अब हिंदुओं के जो भी केस हैं 18 वाद है वो सब चलते रहेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, माननीय उच्च न्यायालय ये जो है प्रीलिमिनरी स्टेज होता है जो 7/11 का मैंने पूर्व में भी बताया, ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ जो है स्टेटमेंट जो प्लेंट में होता है उसी के ऊपर जो है इसका 7/11 का मतलब कि जो है देखा जाता है, इस पर विचारण किया जाता है। ये प्रीलिमिनरी स्टेज था जिसमें डिफेंडेंट द्वारा वक्फ बोर्ड एंड इस्लामिया कमेटी द्वारा जो है 5 बिंदुओं पर आपत्ति उठाई गई थी। एक तो इस प्रकरण में जो है कुछ पहले भी वाद विचाराधीन हुआ था जिसमें कंप्रोमाइज हुआ था, उस बिंदु को उठाया गया था कि कंप्रोमाइज हुए जो है काफ़ी वर्ष हो गए, 73 का ये है, इसलिए ये वाद नहीं चल सकता। एक बिंदु ये था। दूसरा बिंदु था कि विशिष्ट अंतोष से ये बाधित है। चौथा यह था कि प्लेसेस ऑफ वार्षिक एक्ट से बाधित है। और एक जो है मियाद अधिनियम लिमिटेशन एक्ट से बाधित का, ये 5 मुद्दे उठाए गए थे जो आर्डर 7 रूल 11 के तहत, इसलिए ये दावा को जो है रिजेक्ट कर दिया जाए। सभी जो दावे हैं ये चलने योग्य नहीं है और प्रीलिमिनरी स्टेज पर ही इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। उसी इन 5 बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश किया कि नहीं, ये बाधित नहीं है, 5 जो एक्ट जो उठाए गए हैं और ये दावा चलने योग्य हैं, तो इसमें ये वाद चलते रहेंगे और उनकी जो एप्लीकेशन थी अंडर आर्डर 7 रूल 11 इट हैज बीन रिजेक्टेड। सर, ये 5 बिंदु जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा उठाए गए थे उसको उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया, लेकिन 16 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट के ने जो सर्वेक्षण का फैसला दिया था शाही ईदगाह के, उस पर उसने स्टे किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद लगातार स्टे की जो मियाद है वो लगातार बढ़ाई जाती रही
और 2 दिन पहले फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उसके सर्वोच्च को आप कैसे देखते हैं, जबकि वहां पर 5 जो उसके मुख्य बिंदु थे उसको अदालत के द्वारा खारिज कर दिया गया उच्च न्यायालय में, तो क्या इसका प्रभाव सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नहीं पड़ सकता था? ये मैं पहले भी बताया कि प्राथमिक बिंदु है और रिजेक्शन अब जो सूट होता है ये दूसरा बिंदु है जी, क्योंकि इस सूट का जो है निस्तारण नहीं हुआ है, मेरिट पर अभी आदेश नहीं हुए। अभी केवल कोर्ट ने केस कोर्ट ने ये चलाए जाने लायक माना है, चलाने लायक माना है कि नहीं ये चल सकते हैं, ये प्रीलिमिनरी स्टेज में इसको निरस्त नहीं किया जा सकता। अब जहां तक बिंदु ये है एक सर्वेक्षण के संबंध में, सर्वेक्षण जो है साक्ष्य का विषय है और सर्वेक्षण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश किया था उस पर रोक लगाई गई है, वो एक अलग बिंदु है और उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई हुई है। और जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह कहा है कि दावा चलते रहेंगे, ये भी उसमें है जी, कि दावा पर रोक नहीं है, दावा चलते रहेंगे। सर 1 मिनट हम जानना चाहेंगे, जी जी, यदि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दावा चलते रहेंगे, तो इसका मतलब यह है कि जो ये ऑर्डर आया है, ऑर्डर 7 रूल 11 की जो अपील इनकी खारिज की गई है, इसके खिलाफ, इसका मतलब कि यदि ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो इनको रिलीफ मिलने का चांस कम है, क्या ऐसा कहा जा सकता है? जो चीज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष होगा उस संबंध में मेरा कोई मत व्यक्त करना जी उचित नहीं है। सर, जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन मुस्लिम पक्ष की खारिज की है 5 बिंदुओं के आधार पर, उसका केस की आगे की प्रोसीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो वाद के चलने का जो प्रयोग जो होता है उसमें एक प्लीडिंग बोलते हैं जी, इंग्लिश में उसको जो है प्लीडिंग 2 प्रकार की होती है, एक प्लेंट होता है और एक रिटन स्टेटमेंट होता है जी, ये दोनों जो है प्लीडिंग में ही आते हैं। तो प्लेंट जैसे कि अभी अगर WS अगर आ गया है रिटन स्टेटमेंट जी, तो उसके आगे जो है दोनों पक्षों के जो प्लीडिंग में आधार लिए गए हैं उस शब्दावली हिंदी में वाद बिंद तंकी या इंग्लिश में आप कहेंगे तो इशू फ्रेम होंगे और उसके बाद दोनों पक्षों को अपना अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया जाएगा। साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद साक्ष्य भी 2 प्रकार के होते हैं, मौखिक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य। दोनों पक्षों को साक्ष्य का पूर्ण अवसर देने के बाद और बहस के उपरांत तो फिर जो है ये निर्णय जो है माननीय न्यायालय का जो है इस पर होगा जो है। सर, इस शाही ईदगाह के मामले में वक्फ बोर्ड भी काफी चर्चा में रहा है। शाही ईदगाह पर वक्फ बोर्ड ने अपने दावे को कोर्ट के समक्ष बड़ी मजबूती के साथ रखा और केंद्र की मोदी जी की सरकार 3 दिन पहले एक बिल लेकर के आई, हालांकि वो लोकसभा में पास ना होकर के जेपीसी को भेज दिया गया और अब जेपीसी उस पर निर्णय करेगी। लेकिन यह एक बहस का विषय देश में बन गया है कि वक्फ एक्ट से छेड़छाड़ सरकार कर रही है और कुछ लोग कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट में संशोधन करके सरकार एक अच्छा काम कर रही है, न्याय का मार्ग प्रशस्त कर रही है। तो इस पर आपको क्या कहना है? माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सभी ने अपने पक्ष रखे और वह वक्फ बोर्ड पर जो है वक्फ एक्ट पर काफ़ी चर्चाएं हुई। वक्फ एक्ट में जो व्यवस्था दी गई है और जो भी तथ्य बहस के दौरान आए उससे मेरे मत के अनुसार ये तथ्य प्रकाश में आया कि वक्फ ट्रिब्यूनल का जो व्यवस्था दी गई है उसमें वक्फ बोर्ड में जो डिस्प्यूट खड़े होते हैं सही तथ्य में उसी के निष्पादन का उसको क्षेत्राधिकार दिया गया है। और जहां भी, क्योंकि वक्फ बोर्ड को
सीपीसी के प्राविधान के सीपीसी और वक्फ बोर्ड को दोनों को एक साथ इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए पढ़ा जाना आवश्यक है। जहां भी सिविल नेचर के विवाद ये होते हैं और ये जो है उनका इंटरनल अगर मामला नहीं है तो सभी तथ्यों कई उसमें जो है जो एक्ट में जो सेक्शन दिए हुए हैं उसको एक अगर सभी को एक साथ पढ़ने से ये तथ्य मतलब कि स्पष्ट होता है कि इसका क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को ही है। लेकिन यह बिंदु जो है वक्फ एक्ट में जो है स्पष्ट नहीं किया गया है, कहीं कहीं ये एम्बिग्यूटी है। तो इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए अगर संशोधन अगर लाया जाता है तो भविष्य में ऐसी कोई पक्षकारों को परेशानी न हो, तो मेरी समझ से ये उचित रहेगा कि इस बिंदु को स्पष्ट किया जाए कि सिविल नेचर के वाद में भी जिसमें केवल वक्फ बोर्ड से ही संबंधित नहीं है, उनके इंटरनल मामले संबंधित नहीं है, अगर जहां पर जो है टाइटिल का और जहां पर कब्जा का और ये सब बिंदुएं अगर समाहित हैं तो उसको जो है उसका वाद सिविल कोर्ट में चलेगा या वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा। यह एक अच्छा कदम है। अगर इसको सरकार ने अगर इस पर जो है अगर व्यवस्था जो है इसको अगर स्पष्ट कर रही है तो मेरे मत के अनुसार एक